माइक टेस्टिंग 1 2 3। हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th की हिस्ट्री का चैप्टर नेशनलिज्म इन इंडिया। तो हमारे चैप्टर की शुरुआत होती है अभी से 100 साल पहले 1914 में, जिस साल शुरू हुई थी द ग्रेट वॉर, जिसमें दो ग्रुप्स आपस में लड़ रहे थे ये दिखाने के लिए कि उनमें से कौन ज़्यादा सुपीरियर है, कौन ज़्यादा पावरफुल है। इस समय हमारा देश इंडिपेंडेंट नहीं था। इनफैक्ट हमारा देश बहुत टाइम बाद इंडिपेंडेंट हुआ था 1947 में। तो इस टाइम 1914 में हम ब्रिटेन की कॉलोनी थे और ब्रिटेन हम पे रूल करता था, जिसकी वजह से ना चाहते हुए भी हमारे सोल्जर्स को इस द ग्रेट वॉर में पार्टिसिपेट करना पड़ा ब्रिटेन की तरफ से। और इस वॉर की वजह से ना केवल हमारे यहाँ पॉलिटिकल चेंजेस आए, बल्कि हमारी इकोनॉमी को भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट किया। पॉलिटिकली बाद में देखेंगे क्या हुआ था, पहले ये देखते हैं कि इस वॉर ने हमारी इकोनॉमी को कैसे अफेक्ट किया। पहला तो वॉर लड़ने के लिए गवर्नमेंट को चाहिए था बहुत सारा पैसा, और ये पैसा पाने के दो तरीके थे, या तो वो टैक्सेस बढ़ा दे या तो बोरो करे पैसे, यानी लोन ले। तो ये दोनों ही तरीकों से ही गवर्नमेंट ने पैसे लिए, और ये सारे पैसे जो थे ये मिलिट्री एक्सपेंडिचर के लिए यूज किए गए। तो ये वॉर इंडिया से कितनी दूर हो रही थी, बट टैक्सेस हमारे यहाँ भी बढ़ गए। और इसके अलावा हमारे यहाँ कस्टम ड्यूटी भी बढ़ाई गई, यानी इंडिया में जो सामान इंपोर्ट हो रहा है या एक्सपोर्ट हो रहा है उस पर भी टैक्स देना पड़ता था। तो इतने टैक्सेस की वजह से और सामान की कमी होने की वजह से चीज़ों के दाम बढ़ते ही जा रहे थे, जिसकी वजह से आम लोगों को बहुत प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी। इतना ही नहीं, फोर्स्ड रिक्रूटमेंट होता था, यानी लोगों को जबरदस्ती शामिल किया जाता था आर्मी में और फिर यहाँ से बाहर भेजा जा रहा था लड़ने के लिए। इससे भी बहुत लोग गुस्से में थे। और इसी टाइम पे इन्फ्लुएंजा पैंडेमिक भी आ गया। सेम जैसे अभी कोरोना पैंडेमिक के टाइम में हमारी हालत थी, लोग मर रहे थे पूरे देश में, वैसे ही इन्फ्लुएंजा पैंडेमिक में भी हुआ था। अभी तो हमारे पास वैक्सीन है, सो हम लोग काफी सेफ हो गए थे, पर उस टाइम ये सब नहीं था, जिसकी वजह से बहुत सारे लोग मर गए थे। और इसी टाइम क्या हुआ था कि मॉनसून अच्छे से नहीं हुआ, जिसकी वजह से फूड ग्रेन का प्रोडक्शन अच्छे से नहीं हो पाया। तो यहाँ पे सूखा पड़ गया, लोगों को खाने की कमी थी, और इन्फ्लुएंजा पैंडेमिक तो था ही, यानी बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन हो गई। इनफैक्ट 1921 में जब इंडिया में सेंसस हुआ तो पता चला कि इस टाइम इंडिया में 12 से 13 मिलियन लोग भूखमरी और इन्फ्लुएंजा से मर गए थे। इतने सारे लोग तो वर्ल्ड वॉर की वजह से नहीं मरे थे। तो ये तो बात रही इकोनॉमिकली। पॉलिटिकली बात करें तो इस टाइम 9 जनवरी 1915 में साउथ अफ्रीका से इंडिया पधारते हैं गांधी जी। जैसे इंडिया उस टाइम ब्रिटेन की कॉलोनी था, वैसे ही साउथ अफ्रीका भी ब्रिटेन की कॉलोनी था। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने साउथ अफ्रीका में ऐसे लॉज बनाए जो डिस्क्रिमिनेटरी थे और टैक्सेस भी बढ़ाए। एक ये भी लॉ आया जिसमें ये था कि कोई भी गवर्नमेंट की परमिशन के बिना साउथ अफ्रीका के एक स्टेट से दूसरे स्टेट नहीं जा सकता, वो परमिशन लेके ही जा सकते थे। तो गांधी जी ने इस लॉ के अगेंस्ट मूवमेंट किया, जिसमें कि बहुत सारे लोगों ने उनको सपोर्ट किया, और उन्होंने ये किया कि उन्होंने सबके साथ मिलके न्यू कासल से ट्रांसवाल तक मार्च किया और इस कानून को शांति प्रिय तरीके से विरोध किया। ऐसा करने की वजह से वो अरेस्ट भी हुए, बट इसकी वजह से वो काफी पॉपुलर हुए और वहाँ के लोगों में भी ब्रिटिश से लड़ने की भावना आई। सो जब वो इंडिया आए तो उन्होंने इसी तरह से कंट्री के अलग अलग पार्ट में जाके सत्याग्रह किया। सत्याग्रह का मतलब है सत्य की राह पर चलना, और इस सत्य की राह में चलने के लिए किसी तरह की हिंसा का प्रयोग नहीं करना है। इनका मानना था कि जो भी गलत कर रहा है उनको हमें ये फील कराना चाहिए कि सही क्या है, और फोर्स यूज करके लड़ाई झगड़े करके कोई फायदा नहीं है। तो गांधी जी सत्याग्रह करके अंग्रेजों का विरोध कर रहे थे। भारत में आके जो सबसे पहला सत्याग्रह किया गांधी जी ने, वो था बिहार के चंपारण जिले में। यहाँ पे किसानों को ना चाहते हुए भी इंडिगो उगाना पड़ता था, क्योंकि ये इंडिगो ब्रिटिश को चाहिए था। तो इसके विरोध में गांधी जी ने सत्याग्रह किया। फिर 1918 में अहमदाबाद में कॉटन मिल वर्कर्स चाहते थे कि उनकी वेजेस बढ़ाई जाए, इसके लिए भी गांधी जी ने उनका सपोर्ट किया सत्याग्रह करके। और इसके तुरंत बाद उनको खेड़ा जाना पड़ा। यहाँ पे प्लेग बीमारी फैल रही थी और यहाँ पे क्रॉप्स भी कम ग्रो हुई, जिसकी वजह से यहाँ पे किसान बहुत परेशान थे, और वो कम फसल होने की वजह से ब्रिटिश को टैक्स भी नहीं दे पा रहे थे। तो इतनी मुश्किल में वो ये चाहते थे कि टैक्स देने से उनको छूट मिल जाए जब तक उनको ये प्रॉब्लम है। तो गांधी जी ने उनकी भी हेल्प की। सो कमिंग बैक टू वर्ल्ड वॉर, तो इतना कुछ हो रहा था। सो इंडियंस फेल्ट कि एक बार वॉर खत्म होगी तो इंडिया ने इतनी हेल्प करी है ब्रिटेन की, तो इसके बदले में इंडिया को कुछ तो मिलेगा ही। बट ऐसा हुआ नहीं। इतना सब करने के बदले में इंडिया को मिला राउलेट एक्ट।
राउलेट एक्ट या एनार्किकल एंड रेवोल्यूशनरी क्राइम्स एक्ट पास किया था इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल ने, यानी उस समय की जो पार्लियामेंट थी उसने ये एक्ट बनाया। इस इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में जो भी इंडियन मेंबर्स थे वो इस एक्ट का विरोध कर रहे थे, बट फिर भी ये एक्ट पास किया गया। तो इस एक्ट की वजह से गवर्नमेंट को बहुत ज्यादा पावर्स मिल गई। उनको अगर किसी पे शक होता था कि ये गवर्नमेंट के अगेंस्ट जा रहा है तो बिना कोई रीजन बताए या ट्रायल के उसको 2 साल तक की सजा मिल सकती थी, उसको जेल में बंद करके रख सकते थे, और पुलिस कहीं भी जाके सर्च कर सकती थी बिना किसी वारंट के, और भी कई सारी चीज़ें इनको पावर मिली थी। तो ऐसे काले कानून के विरुद्ध गांधी जी ने अपने सत्याग्रह शुरू किया 6 अप्रैल से। बहुत सारी सिटीज़ में रैलीज ऑर्गेनाइज की गई, रेलवे वर्कशॉप में जो वर्कर्स थे वो स्ट्राइक पे चले गए, शॉप्स बंद कर दी गई। ये सब देख के ब्रिटिश गवर्नमेंट को लगने लगा कि कहीं लोग रेलवेज जिससे वो अपना रॉ मटेरियल लेते थे और टेलीग्राफ जिससे वो आपस में इंटरैक्ट करते थे, कहीं लोग इनकी इस लाइन ऑफ कम्युनिकेशन को नुकसान ना पहुंचाने लगे। इस डर से ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन ने नेशनलिस्ट के विरोध को दबाना शुरू कर दिया। उस समय पंजाब में बहुत ही ज्यादा रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज हो रही थी और पंजाब में सैफुद्दीन खिचलू और डॉक्टर सत्यपाल इस एक्ट के अगेंस्ट प्रोटेस्ट कर रहे थे। 10 अप्रैल को गवर्नमेंट ने इन दोनों को अरेस्ट कर लिया राउलेट एक्ट के अंडर। तो वहां पे लोग और नाराज हो गए अंग्रेजी हुकूमत से। प्रोटेस्टर्स डिप्टी कमिश्नर के घर के बाहर जाके ये मांग करने लगे कि उनके लीडर्स को रिलीज किया जाए, बट गवर्नमेंट ने उनके ऊपर फायर करना शुरू कर दिया। इसके बाद लोग गवर्नमेंट बिल्डिंग्स पे अटैक करने लगे, जैसे बैंक, पोस्ट ऑफिस और रेलवे स्टेशन में। तो ये सब देखते हुए गवर्नमेंट ने ऑर्डर दिया कि दिल्ली और पंजाब में गांधी जी एंटर नहीं कर सकते, और ताकि फ्यूचर में और प्रोटेस्ट ना हो तो पंजाब में मार्शल लॉ आ गया और वहां की लॉ और ऑर्डर देखने की जिम्मेदारी दी गई ब्रिगेडियर जनरल डायर को। मार्शल लॉ में ये था कि 2 से ज्यादा लोग कहीं मिल नहीं सकते थे। फिर क्या हुआ कि 13 अप्रैल को बैसाखी का दिन था, तो आसपास के एरिया के लोग जलियांवाला बाग आए बैसाखी का त्योहार मनाने, जिनमें से कई लोगों को मार्शल लॉ के बारे में पता भी नहीं था, और यहाँ कुछ लोग प्रोटेस्ट भी कर रहे थे। जब जनरल डायर को इसके बारे में पता चला कि जलियांवाला बाग में लोग बहुत सारे गैदर हुए हैं, तो वो वहां गए और उन्होंने बाहर जाने का रास्ता ब्लॉक कर दिया और लोगों को बिना वार्न किए उनके ऊपर फायरिंग शुरू कर दी, जिसकी वजह से सैकड़ों लोग मर गए। और फिर जैसे ही जलियांवाला बाग की न्यूज दूसरी जगह पहुंची तो लोगों ने ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ प्रदर्शन शुरू कर दिया। बहुत जगह स्ट्राइक शुरू हो गई, पुलिस के साथ लड़ाई शुरू हो गई और गवर्नमेंट बिल्डिंग पे अटैक शुरू हो गए, और गवर्नमेंट ने उतनी ही सख्ती से लोगों को दबाना शुरू किया। लोगों से जमीन पे नाक रगड़वाई गई, स्ट्रीट्स पे क्रॉल करना पड़ता था और इन लोगों को सलाम करना पड़ता था। लोगों को मारा जाता था और कहीं कहीं बॉम्बिंग भी की गई ताकि लोगों को डर लगे ब्रिटिश से। इतना सारा वायलेंस देख के गांधी जी ने राउलेट सत्याग्रह को बंद कर दिया। राउलेट सत्याग्रह भले ही पॉपुलर था, बट इसकी पॉपुलैरिटी सिर्फ टाउन्स या सिटीज तक ही सीमित थी। तो गांधी जी चाहते थे कि ब्रिटिश के खिलाफ मूवमेंट और लोगों तक भी पहुंचे। इसके लिए उन्होंने मुस्लिम्स और हिंदूज को साथ में आके ब्रिटिश के खिलाफ लड़ने के लिए बोला। तो ऐसे में मुस्लिम पॉपुलेशन को साथ में लाने के लिए उन्होंने मोहम्मद अली और शौकत अली के साथ मिलके खिलाफत मूवमेंट की शुरुआत की। खिलाफत इज नॉट लाइक खिलाफ एज वी थिंक, बट इट वाज अबाउट कैलिफेट। तो वर्ल्ड वॉर में अलाइड पावर्स जीत गई और सेंट्रल पावर्स हार गई थी। इन्हीं सेंट्रल पावर्स में ऑटोमन एम्पायर था। ऑटोमन एम्पायर का जो सुल्तान था, जो रूलर था, वही होता था कैलिफ, यानी कि उसको सारे मुस्लिम्स अपना लीडर मानते थे। तो ऑटोमन एम्पायर क्योंकि हार गया था अलाइड पावर्स से, तो इंडिया में कुछ मुस्लिम्स को ये फील हो रहा था कहीं ऐसा नहीं हो कि ब्रिटिश गवर्नमेंट कैलिफ के साथ कुछ गलत कर उनको पावर से हटा दे। तो कैलिफ के पावर को डिफेंड करने के लिए बॉम्बे में मार्च 1919 में खिलाफत कमेटी बनाई गई। तो गांधी जी ने ये सोचा कि ये टॉपिक मुस्लिम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए इस मूवमेंट को उन्होंने इतनी इंपॉर्टेंस दी। बहुत से लोग नहीं चाहते थे कि गांधी जी खिलाफत इशू को इतनी इंपॉर्टेंस दें, बट कैलकाटा में जब कांग्रेस का सेशन हुआ सितंबर 1920 में, तब तक उन्होंने बहुत से लोगों को कन्विंस कर लिया था नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट शुरू करने के लिए स्वराज और खिलाफत इशू के साथ। व्हाई नॉन कोऑपरेशन? महात्मा गांधी ने अपनी बुक हिंद स्वराज में लिखा था कि ब्रिटिश इसलिए ही इंडिया में रूल कर पाए क्योंकि इंडिया में लोगों ने उनके साथ कोऑपरेट किया था, और अगर इंडिया में लोग कोऑपरेट करना बंद कर दें तो 1 साल के अंदर ही ब्रिटिश रूल खत्म हो जाएगा और हमारे यहाँ लोगों को स्वराज मिलेगा।
सो नॉन कोऑपरेशन कैसे एक मूवमेंट बन सकता है, इसके लिए गांधी जी ने ये बोला कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को स्टेजेस में एग्जीक्यूट करना होगा। सबसे पहले जिनको जिनको भी गवर्नमेंट ने टाइटल्स दिए हैं वो टाइटल सरेंडर करने होंगे और सिविल सर्विसेज, आर्मी, पुलिस, कोर्ट्स, लेजिस्लेटिव काउंसिल, स्कूल्स और फॉरेन गुड्स को बॉयकॉट करना होगा। बॉयकॉट मतलब ना यहाँ काम करेंगे ना ही ये चीजों का इस्तेमाल करेंगे। फिर अगर इस स्टेज पे गवर्नमेंट ने ये सब रोकने का प्रयास किया तब फुल सिविल डिसोबीडियंस कैंपेन शुरू करा जाएगा। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को सक्सेसफुल बनाने के लिए गांधी और अली ब्रदर्स जगह जगह जाके नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में लोगों को पार्टिसिपेट करने के लिए बोलते थे। बट बहुत से कांग्रेस के मेंबर्स थोड़े चिंतित थे ये सोच के कि क्या ये सब सही है। एज इन कुछ लोग नहीं चाहते थे कि काउंसिल से बॉयकॉट करें क्योंकि अलग अलग स्टेट्स में काउंसिल के लिए इलेक्शन होने वाले थे। ऐसे में अगर इसको बॉयकॉट किया जाता है तो कांग्रेस को इसमें सीट्स नहीं मिलेगी और मे बी उन पार्टी को सीट्स मिल जाए जिसको कांग्रेस नहीं चाहती थी, और अगर सीट्स नहीं मिलेगी तो कांग्रेस अपनी बातों को दूसरों तक पहुंचा भी नहीं पाएंगी। साथ ही साथ उनको ये भी डर था कि कहीं मूवमेंट हिंसक ना हो जाए। तो सितंबर से दिसंबर तक इन सब कंफ्यूजन में ही समय बीता। फिर फाइनली कांग्रेस का सेशन जो नागपुर में हुआ था दिसंबर 1920 को, उसमें एक कॉम्प्रोमाइज हुआ और फाइनली नॉन कोऑपरेशन के लिए सब लोग रेडी हो गए। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट की शुरुआत हुई जनवरी 1921 में और इस मूवमेंट में अलग अलग तरह के लोगों ने पार्टिसिपेट किया और स्वराज के लिए लड़ने लगे। पर स्वराज का मतलब सबके लिए अलग अलग था। सिटीज में या टाउन्स में जो मिडिल क्लास लोग थे उन्होंने इस मूवमेंट में जम के पार्टिसिपेट किया। हजारों स्टूडेंट्स ने स्कूल्स और कॉलेजेस छोड़ दिए, हेडमास्टर्स और टीचर्स ने रिजाइन कर दिया, लॉयर्स ने गवर्नमेंट कोर्ट्स में प्रैक्टिस करना बंद कर दिया, जो काउंसिल इलेक्शन होने वाले थे वो भी बॉयकॉट किए गए। हर जगह सिर्फ मद्रास में जस्टिस पार्टी ने पार्टिसिपेट किया ताकि वो पावर में आ जाए। फॉरेन गुड्स को बॉयकॉट करना शुरू कर दिया। लीकर शॉप्स के बाहर लोग खड़े हो गए और लोगों को जाने से रोकने लगे। फॉरेन के कपड़े जलाने शुरू कर दिए। बहुत जगह जो मर्चेंट्स या ट्रेडर्स थे उन्होंने फॉरेन ट्रेड के लिए फाइनेंस करना बंद कर दिया। जैसे जैसे बॉयकॉट बढ़ने लगा चीजों का, लोगों ने बाहर के इंपोर्ट किए गए कपड़े डिस्कार्ड करे और इंडिया में बने हुए कपड़े पहनने लगे, जिसकी वजह से इंडिया में जो टेक्सटाइल मिल्स थी और हैंडलूम्स थे उनसे ज्यादा प्रोडक्शन होने लगा। तो इतना सब होने के बाद भी धीरे धीरे इस मूवमेंट का असर कम होने लगा। तो जैसे जैसे लोग इंडियन प्रोडक्ट्स यूज करने लगे जैसे खादी, बट मिल में बनाए हुए कपड़ों से खादी बहुत ज्यादा महंगी होती है, इसलिए जो पुअर लोग थे वो इसको अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे। तो कितने टाइम तक वो मिल में बने सस्ते कपड़ों को बॉयकॉट करते। सेम ऐसे ही ब्रिटिश के बनाए हुए इंस्टीट्यूशंस को बॉयकॉट कर रहे थे जब लोग, जैसे ब्रिटेन के बनाए हुए स्कूल्स या कॉलेजेस को बॉयकॉट कर रहे थे, तो उसकी जगह इंडियन इंस्टीट्यूशंस की जरूरत थी। बट इंडियन जो इंस्टीट्यूशंस थे वो आने में समय लग रहा था। तो धीरे धीरे जो स्टूडेंट्स थे, टीचर्स थे, वापस से स्कूल जाने लगे, लॉयर्स वापस से गवर्नमेंट कोर्ट्स में काम करने लगे। जब ये मूवमेंट सिटीज में फैल रहा था तभी ग्रामीण इलाकों में भी पहुंचा और कई किसान और जनजाति लड़ रहे थे। कई सालों से अपने अधिकार के लिए उन्होंने भी अंग्रेजों के खिलाफ जंग छेड़ दी। अवध में बाबा रामचंद्र ने किसानों का नेतृत्व किया। बाबा रामचंद्र एक सन्यासी थे जिनको की काम करने के लिए फीजी भेजा गया था। तो वो वापस से इंडिया में आए और अवध में तालुकदार और लैंडलॉर्ड्स के खिलाफ मूवमेंट करने लगे। तो ये दोनों किसान से बहुत ज्यादा रेंट मांगते थे और उसके साथ ही साथ अलग अलग तरह के टैक्सेस भी लेते थे। किसानों को बेगार करना पड़ता था उनके लिए, यानी कि बिना किसी पेमेंट के उनको इन लैंडलॉर्ड्स के लिए काम करना पड़ता था। तो किसान चाहते थे कि लगान कम किया जाए, बेगार खत्म किया जाए और जो ऑपरेसिव लैंडलॉर्ड्स हैं, तालुकदार हैं, उनका सोशल बॉयकॉट हो। इसलिए कई जगह पंचायतों ने नाई धोबी बंद का फैसला किया, जिसमें कि नाई यानी बार्बर और धोबी यानी वॉशरमैन की सर्विसेज देने से मना कर दिया लैंडलॉर्ड्स को। जून 1920 में ही जवाहरलाल नेहरू अवध के अलग अलग एरियाज में जाते थे और लोगों से उनकी समस्या पूछते थे और अक्टूबर तक अवध किसान सभा बनने लगी, जिसका नेतृत्व जवाहरलाल नेहरू और बाबा रामचंद्र और कई अन्य लोगों ने किया। और एक महीने के अंदर ही ऑलमोस्ट इस सभा की 300 ब्रांचेस रीजन के अलग अलग एरियाज में बन गई। तो जब नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट शुरू हुआ तो इस मूवमेंट को और लोगों तक पहुंचाने के लिए कांग्रेस चाहती थी कि ये जो किसान सभा बनी है ये भी इस मूवमेंट में पार्टिसिपेट करें। बट ये जो किसान सभा थी ये अलग ही लेवल पे चली गई थी, जिससे कि कांग्रेस बिल्कुल भी खुश नहीं थी। एज इन दे स्टार्टेड अटैकिंग हाउसेस ऑफ तालुकदार एंड लैंडलॉर्ड्स। बाजार में लूटपाट होने लगा, अनाज को गोदामों से कब्जा कर लिया जाता था। ट्राइबल
किसान जो थे उन्होंने भी गांधी जी के स्वराज के आइडिया को अलग तरह से देखा। आंध्र प्रदेश के गुदेम हिल्स में 1920s के टाइम पे गुरिल्ला मूवमेंट शुरू हुआ। गुरिल्ला वॉर में क्या होता है कि जो लोकल लोग हैं उनको अपने एरिया की सराउंडिंग के बारे में अच्छे से पता होता है, तो वो उस चीज का फायदा उठाते हैं लड़ाई के लिए। वो इजीली एनिमी को सरप्राइज कर सकते हैं और ऐसे करके वो कोई भी वॉर जीत सकते हैं। तो ऐसे ही कुछ ट्राइबल मूवमेंट्स में हो रहा था, क्योंकि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उन्होंने फॉरेस्ट एरियाज को क्लोज कर दिया था और किसी को भी परमिशन नहीं थी अंदर जाने की। तो जो लोग वहां पे हमेशा रह रहे हैं उनके लिए ये बहुत ही बुरी चीज थी, क्योंकि वो कुछ भी जाके नहीं ले सकते थे फॉरेस्ट। फिर जब गवर्नमेंट उनसे बेगार कराने लगी तो इन हिल पीपल ने उनका विरोध किया और उन हिल पीपल की मदद के लिए आए अल्लूरी सीताराम राजू। इनको लोग मान्यम विरोधु कहते थे, यानी जंगल के हीरो। ये 18 साल की उम्र में सन्यासी बन गए थे। इन्होंने ट्राइबल्स को उनके राइट्स के बारे में बताया और लोग उनके साथ जो अन्याय कर रहे थे उनके खिलाफ लड़ने को बोला। उन्होंने आसपास में रह रहे कई लोगों के साथ मिलकर आर्मी बनाई, क्योंकि वो ट्रेडिशनल वेपन्स यूज करते थे। एंड देन ही रियलाइज कि ट्रेडिशनल वेपन्स से वो बंदूकों का सामना नहीं कर सकते थे। उनके लिए बेटर ये था कि वो एनिमी के वेपन्स लेके एनिमी से लड़े। एंड द बेस्ट थिंग वाज, जब भी वो किसी पुलिस स्टेशन में अटैक करते थे सामान लेने के लिए, तो वो बाकायदा स्टेशन डायरी में लिखते थे कि वहां से वो क्या क्या लेके जा रहे हैं और किस टाइम और किस डेट को अटैक किया उन्होंने। एंड बेस्ट ऑफ ऑल वो बोलते थे पुलिस को कि हिम्मत है तो मेरे को पकड़ के दिखाओ, लाइक टोटली कैच मी इफ यू कैन टाइप्स। इनको पकड़ने के लिए ब्रिटिश ने सैकड़ों मालाबार स्पेशल पुलिस के सोल्जर्स लगा दिया, असम राइफल्स के टॉप ब्रिटिश ऑफिशियल्स को लगा दिया और बहुत ही मुश्किल के बाद अनफॉर्चुनेटली 1924 में उनको मार दिया ब्रिटिश ने। स्वराज इन प्लांटेशंस। सो प्लांटेशंस में कैश क्रॉप उगाए जाते हैं लार्ज स्केल पे। सो असम में होता है टी का प्लांटेशन। तो ऐसी जगह में क्या होता था ब्रिटिश के टाइम पे कि इन्होंने 1859 में इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट पास किया था। इसमें यह था कि जो भी प्लांटेशन में वर्कर्स काम कर रहे हैं वो बिना परमिशन टी गार्डन छोड़ के नहीं जा सकते, और अगर वो जाने की परमिशन मांगते थे तो उनको परमिशन मिलती ही नहीं थी। तो ऐसे में वो फंस गए थे। तो जब उन्होंने गांधी जी के नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट और स्वराज के बारे में सुना तो उनको लगा स्वराज आएगा तो वो अपने आप से चीजें कर पाएंगे और उनको अपने गांव, अपने शहर जाने के लिए किसी की परमिशन की जरूरत नहीं होगी। तो नॉन कोऑपरेशन के बारे में जानते ही हजारों की संख्या में वर्कर्स रूल्स तोड़ते हुए प्लांटेशन छोड़ के अपने अपने घर की तरफ जाने लगे। तो उनको लगा जब स्वराज आएगा तो सबको अपने गांव में ही लैंड मिलेगा और वहीं पे वो अपना काम करेंगे। बट वो कभी अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंच ही नहीं पाए, क्योंकि रेलवे और स्ट्रीमर की तो हड़ताल पे थे, तो उनको पैदल जाना पड़ा और उनको रास्ते में ही पुलिस ने पकड़ लिया और बुरी तरह मारा। टुवर्ड्स सिविल डिसोबीडियंस। 4 फरवरी 1922 चौरी चौरा, जो कि यूनाइटेड प्रोविंस के गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट में था, वहां पे जब प्रोटेस्टर्स नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में पार्टिसिपेट कर रहे थे तब पुलिस ने उनके ऊपर फायरिंग शुरू कर दी। उसकी रिटेलिएशन में कुछ लोगों ने जाके पुलिस स्टेशन को जला दिया, जिसमें कई लोग मर गए। तो महात्मा गांधी इससे थोड़े हॉरिफाइड हो गए थे और उन्होंने फिर जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट चल रहा था इसको वापस ले लिया। उनका ये मानना था कि सत्याग्रह करने वालों को पहले ये सिखाना पड़ेगा कि जन आंदोलन करने का सही तरीका क्या है, कि हिंसा का प्रयोग नहीं करना है। बट कांग्रेस के कुछ लीडर्स चाहते थे कि वो प्रोविंशियल काउंसिल में जो इलेक्शंस होने हैं उसमें पार्टिसिपेट करें। तो इसके लिए सीआर दास और मोतीलाल नेहरू ने कांग्रेस के अंदर ही रहते हुए ही स्वराज पार्टी बनाई। सो ये बात कर रहे थे इलेक्शन लड़ने की, बट जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस मास एजिटेशन चाहते थे ताकि इंडिया को फुल इंडिपेंडेंस मिले। इसी बीच 1920s में ही 2 फैक्टर ने वापस से इंडिया की पॉलिटिक्स को शेप किया। पहले था ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन और दूसरा था साइमन कमीशन। तो ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन था वो 1929 से शुरू हुआ, बट इसके पहले ही हालत खराब हो रही थी वर्ल्ड में। सो इंडिया में ज्यादातर लोग अभी की तरह उस टाइम भी एग्रीकल्चर पे ही डिपेंडेंट थे और उस टाइम ब्रिटिश हमारे लोगों को फोर्स करता था कैश क्रॉप्स उगाने के लिए ताकि ब्रिटेन वो एज रॉ मटेरियल यूज कर सके। बट देन जब हर जगह डिप्रेशन था, इकोनॉमी में अनएम्प्लॉयमेंट थी, लोग सामान नहीं ले रहे थे, तो ऐसे में यहाँ के फार्मर्स जिन्होंने एक्सपोर्ट करने के लिए कैश क्रॉप्स उगाई थी वो लोग इफेक्ट हुए, क्योंकि उनका सामान खरीदा ही नहीं जा रहा था। तो ये सिचुएशन 1930s के बाद और भी ज्यादा खराब हो गई और जब फार्मर्स अपना प्रोड्यूस बेच नहीं पाएंगे तो रेवेन्यू भी नहीं दे पाएंगे लैंडलॉर्ड्स को। तो इसकी वजह से कई किसान आंदोलन हुए इंडिया में। और दूसरा फैक्टर था साइमन कमीशन। ये क्या था कि 1919 में जो
मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म आया था इंडिया में, इसमें लिखा हुआ था कि कैसे इंडिया को रन करना है, बकायदा एक तरह का कॉन्स्टिट्यूशन मानो। इसमें ये भी लिखा हुआ था कि 10 साल के बाद एक कमीशन बनाया जाएगा जो ये देखेगा कि ये रिफॉर्म सही है या नहीं, और अगर कोई चेंजेस लाने हैं तो वो भी बताएगा वो कमीशन। ब्रिटेन की बात करें तो वहां पावर में थी कंजर्वेटिव गवर्नमेंट, जिसे टोरी गवर्नमेंट भी कहते हैं। टोरी गवर्नमेंट ने कमीशन बनाया और इस कमीशन के जो चेयरमैन थे वो थे सर जॉन साइमन। बट ये जो कमीशन बना, इससे इंडिया में बहुत से लोग नाराज थे, क्योंकि इस कमीशन में जो 7 लोग अपॉइंट किए गए थे, इनमें से कोई भी इंडियन मेंबर नहीं था, सारे अंग्रेज थे। तो जब साइमन कमीशन इंडिया में आए 1928 में, तो उनको हर जगह साइमन गो बैक के नारे सुनने को मिले। कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने ही इस कमीशन के खिलाफ डेमोन्स्ट्रेशन किया। फिर 1929 में लॉर्ड इरविन ने मामला शांत करने के लिए ये ऑफर किया कि इंडिया को डोमिनियन स्टेटस मिलेगा। डोमिनियन स्टेटस में ये था कि इंडिया में लोग अपने आप से गवर्नमेंट को रन कर सकते थे, बट उनको ब्रिटेन के अधीन होना पड़ेगा, यानी बराबर से ट्रीटमेंट नहीं मिलेगा। तो डोमिनियन स्टेटस देने की बात तो हुई, बट कोई क्लैरिटी नहीं थी कि ये कब तक होगा। और जब ये साइमन कमीशन ने रिपोर्ट दी, इसके हिसाब से एक राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस लंदन में होनी थी, जिसमें ये जो कमीशन की जो भी रिपोर्ट थी वो डिस्कस होनी थी। तो इस टाइम कांग्रेस 2 भागों में बढ़ गई। एक थे लिबरल्स या मॉडरेट्स, जो चाहते थे कि चेंजेस नहीं लाने चाहिए, जो हो रहा है वो ठीक है, डोमिनियन स्टेटस से वो खुश हो गए थे। और दूसरे थे रेडिकल्स, जिनको लीड कर रहे थे जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस। उनको चेंजेस लाने थे और वो इस डोमिनियन स्टेटस से बिल्कुल भी खुश नहीं थे। दिसंबर 1929 में कांग्रेस का सेशन हुआ लाहौर में। इस सेशन में प्रेसिडेंट थे जवाहरलाल नेहरू, और उन्होंने इस सेशन में पूर्ण स्वराज या फुल इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया की मांग को ऑफिशियली डिक्लेयर किया और बोला कि 26 जनवरी 1930 देश में इंडिपेंडेंस डे के रूप में बनाया जाएगा, जिसमें लोग भारत को आजाद करने की शपथ लेंगे। बट कुछ ही लोगों ने इस डे को सेलिब्रेट किया। सो गांधी जी केम अप विद अनदर प्लान, जो कि लोगों की डेली लाइफ से जुड़ा हो, ताकि वो स्वतंत्रता के विचारों को लोगों तक पहुंचा सके। ऐसे में जो चीज उनको लगा कि सारे देश को एक कर सकती है, वो है नमक। अब नमक में ऐसा क्या खास था? नमक सब यूज करते हैं, चाहे गरीब हो या अमीर। तो ब्रिटिश के टाइम पे क्या था कि सिर्फ गवर्नमेंट ही सॉल्ट का प्रोडक्शन कर सकती थी, और उस पे भी बहुत सारा टैक्स चार्ज करते थे। तो गांधी जी ने लॉर्ड इरविन को 31 जनवरी 1930 को एक लेटर लिखा, जिसमें उन्होंने अपने 11 मांगे बताई, और ये 11 मांगे बहुत ही डाइवर्स थी। कहीं वो इन 11 मांगों में इंडस्ट्रियलिस्ट की बात कर रहे थे, कभी किसान की, ऐसा करके वो ये चाहते थे कि सारे ग्रुप्स उनके साथ आ जाए। और इनमें से एक डिमांड थी सॉल्ट से टैक्स हटाने के लिए। और ये जो लेटर था, ये एक तरह का अल्टीमेटम था। उन्होंने बोला कि अगर ये डिमांड 11 मार्च तक पूरी नहीं हुई तो कांग्रेस सिविल डिसोबीडियंस कैंपेन शुरू कर देगी। बट इरविन वाज लाइक, मैं झुकेगा नहीं। फिर महात्मा गांधी अपने 78 ट्रस्टेड वॉलेंटियर्स के साथ मार्च शुरू करते हैं। ये मार्च शुरू हुई गांधी जी के साबरमती आश्रम से गुजरात के कोस्टल टाउन दांडी तक। ये पूरा डिस्टेंस लगभग 240 माइल्स का था, और ये डिस्टेंस इन लोगों ने कवर किया 24 दिनों में। जहाँ जहाँ भी गांधी जी रुकते थे, वहाँ लोग उनको सुनने के लिए आ जाते थे, और वो लोगों को स्वराज का मतलब बताते थे, और ये अर्ज करते थे उनसे कि वो पीसफुल तरीके से अंग्रेजों का विरोध करें। 6 अप्रैल को वो दांडी पहुंचे, और वहाँ जाके समुद्र का पानी उबालकर उन्होंने उससे नमक बनाया, और इस तरह ब्रिटिश गवर्नमेंट का लॉ पीसफुली तोड़ा। और ये शुरुआत हुई सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की। तो ये सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट पहले के नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट से कैसे अलग था? पहले के मूवमेंट की तरह उनको ब्रिटिश के साथ कोऑपरेशन तो खत्म करना ही था, साथ ही साथ उनको ब्रिटिश के बनाए हुए कानूनों को भी तोड़ना था। तो हजारों लोगों ने इसी तरह सॉल्ट बनाया और सॉल्ट लॉ तोड़ा, और गवर्नमेंट की सॉल्ट फैक्ट्रीज के बाहर प्रदर्शन किया। फिर जैसे जैसे ये मूवमेंट फैला, लोगों ने फॉरेन क्लॉथ्स बॉयकॉट करना शुरू किया, लिकर शॉप्स की पिकेटिंग होने लगी, किसानों ने रेवेन्यू और चौकीदारी टैक्स देने से मना कर दिया, और कई जगह लोग फॉरेस्ट लॉ तोड़ के फॉरेस्ट के अंदर जाके लकड़ी कलेक्ट करने लगे या ग्रेजिंग कराने लगे। तो ये सब जब हो रहा था तो ब्रिटिश गवर्नमेंट वापस से परेशान होने लगी, और उन्होंने एक एक करके कांग्रेस लीडर्स को जेल में डालना शुरू कर दिया। इसकी वजह से कई जगह हिंसा बढ़ने लगी। जब अब्दुल गफार खान जब इनको अरेस्ट किया गया, तो लोग गुस्से में जाके पेशावर की सड़कों में प्रदर्शन करने लगे, जहां उनको गोलियों का सामना करना पड़ा। 1 महीने बाद जब गांधी जी अरेस्ट हुए, तो शोलापुर में वर्कर्स ने अंग्रेजी शासकों के जो भी प्रतीक थे, इन सबको अटैक किया। तो इन सबका बड़े ही ब्रूटल तरीके से रिप्रेशन किया गवर्नमेंट ने। जो लोग पीसफुली प्रोटेस्ट कर रहे थे, उनके ऊपर हमले हुए, महिलाओं और बच्चों को पीटा गया, और करीब 1 लाख लोगों को अरेस्ट किया गया। फिर इतना सब हो रहा था तो गांधी जी ने
वापस से मूवमेंट को खत्म कर दिया और इरविन के साथ एक पैक्ट बनाया, गांधी इरविन पैक्ट ऑन 5 मार्च 1931। इस पैक्ट के हिसाब से गांधी जी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में पार्टिसिपेट करने को रेडी हो गए। पहली राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुई थी 1929 में, जिसको कि कांग्रेस ने बॉयकॉट किया था। तो ये गांधी जी ने माना और गवर्नमेंट ने ये माना कि जो पॉलिटिकल प्रिजनर्स हैं उनको रिलीज कर दिया जाएगा। फिर दिसंबर 1931 को गांधी जी गए राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में, बट जो भी डिस्कशन करने गए थे वो फेल हो गई और उनको खाली हाथ वापस आना पड़ा। जब वो इंडिया आए ही सॉ गवर्नमेंट ने वापस से अपनी रिप्रेशन शुरू कर दी। अब्दुल गफार खान और जवाहरलाल नेहरू जेल में ही थे। कांग्रेस को इलीगल डिक्लेयर कर दिया था। उनकी मीटिंग्स, डेमोन्स्ट्रेशंस और बॉयकॉट रोकने का भी एकदम इंतजाम कर दिया था। गांधी जी ने वापस से सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की शुरुआत की, बट अब की बार ये बिल्कुल भी पॉपुलर नहीं हो पाया पहले की तरह। तो इन्हीं सब के बीच जब ये सब हो रहा था तो भारत में और भी लोग थे जो ये मानते थे कि नॉन वायलेंट तरीके से कुछ भी हासिल नहीं होना है, बल्कि हमें लड़के ही अंग्रेजों को यहाँ से भगाना पड़ेगा, वो अपने आप से नहीं जाने वाले। 1928 को हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी बनाई गई दिल्ली के फिरोज शाह कोटला में। इसके लीडर थे भगत सिंह, जतिन दास और अजय घोष। HSRA ने अलग अलग एरियाज में ब्रिटिश पावर के जो भी सिंबल्स थे उनको अटैक किया। अप्रैल 1929 में भगत सिंह और केशवर दत्त ने मिलके लेजिस्लेटिव असेंबली में बॉम्ब फेंका अपने व्यूज को फैलाने के लिए, और भगत सिंह बहुत ही कम उम्र में उनको फांसी की सजा सुनाई कॉलोनियल गवर्नमेंट ने। सो एक तरफ हमारे यहाँ पीसफुल प्रोटेस्ट चल रहा था और एक तरफ क्रांतिकारी लोग ब्रिटिश को फोर्स के थ्रू हरा रहे थे। हाउ पार्टिसिपेंट्स सॉ द मूवमेंट। अब देखते हैं कि किन किन ग्रुप्स ने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में पार्टिसिपेट किया था। गांव के रिच पेजेंट्स की बात करें, जैसे गुजरात के पटीदार या उत्तर प्रदेश के जाट, इन सब ने मूवमेंट में जम के पार्टिसिपेट किया क्योंकि ये कमर्शियल क्रॉप्स उगाते थे। तो जब डिप्रेशन हुआ इन लोगों को काफी नुकसान हुआ, जिसकी वजह से ये गवर्नमेंट को रेवेन्यू भी नहीं दे पा रहे थे, ना ही गवर्नमेंट रेवेन्यू ही कम कर रही थी, जिसकी वजह से काफी असंतोष था इन किसानों के बीच। उनके लिए स्वराज का मतलब ये था कि उनको कम लगान देना पड़ेगा। बट जब सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट खत्म कर दिया गया अचानक से 1931 में बिना लगान में कोई कमी के, तो ये लोग भी निराश हुए। फिर जब वापस से मूवमेंट की शुरुआत हुई तो उन्होंने पार्टिसिपेट करने से मना कर दिया। गरीब किसान की बात करें तो ना केवल ये चाहते थे कि लगान कम हो, बल्कि कि उन्होंने लैंडलॉर्ड से लैंड रेंट पे लिया था, तो वो ये भी चाहते थे कि डिप्रेशन की वजह से उनकी हालत इतनी बेकार हुई है तो लैंडलॉर्ड का जो भी रेंट है वो रेंट माफ कर दें। तो इन किसानों ने कई रेडिकल मूवमेंट्स में हिस्सा लिया जो कि सोशलिस्ट या कम्युनिस्ट लीड कर रहे थे। कांग्रेस ने नो रेंट कैंपेन सपोर्ट नहीं किया क्योंकि ये रिच पेजेंट्स और लैंडलॉर्ड्स के खिलाफ थे और कांग्रेस नहीं चाहती थी कि आपस में ही लोग लड़ने लगे। इसलिए कांग्रेस और गरीब किसानों के बीच का रिलेशनशिप थोड़ा अनसर्टेन ही रहा। बिजनेस क्लास की बात करें तो वर्ल्ड वॉर 1 के टाइम पे इंडियन मर्चेंट्स और इंडस्ट्रियलिस्ट को बहुत फायदा हुआ था। तो ये इंडस्ट्रियलिस्ट अपना बिजनेस बढ़ाना चाहते थे और जब गवर्नमेंट की पॉलिसीज बिजनेस को रोकना चाहती थी तो ये इंडस्ट्रियलिस्ट उनकी अगेंस्ट खड़े हो गए। वो चाहते थे कि जो बाहर से सामान इंपोर्ट हो रहा है उससे उनको प्रोटेक्शन मिले और ऐसा रूपी स्टर्लिंग एक्सचेंज चाहते थे जिससे इंपोर्ट में कमी आए। और अपने बिजनेस इंटरेस्ट को बढ़ाने के लिए उन्होंने इंडियन इंडस्ट्रियल और कमर्शियल कांग्रेस बनाई 1920 में और फेडरेशन ऑफ इंडियन चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज बनाई 1927 में। सो उस समय के जो प्रोमिनेंट इंडस्ट्रियलिस्ट थे जैसे पुरुषोत्तम दास, ठाकुर दास और GD बिरला, इन्होंने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को सपोर्ट किया ताकि कॉलोनियल गवर्नमेंट जो इंडिया की इकोनॉमी पे कंट्रोल कर रही है वो खत्म हो उनका कंट्रोल। उसके लिए इन्होंने इस आंदोलन में फाइनेंशियल हेल्प भी की। बट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जब फेल हो गई तो बिजनेस ग्रुप्स इतने ज्यादा एक्साइटेड नहीं थे अबाउट द मूवमेंट और वो ये नहीं चाहते थे कि लड़ाई हो क्योंकि उससे उनके बिजनेस पे असर पड़ेगा। और जो नए कांग्रेस के लीडर्स बन के उभर रहे थे वो थोड़े रेडिकल थे, तो बिजनेसमैन उनसे भी थोड़ा डरे हुए थे कि फ्यूचर में कांग्रेस का स्टैंड क्या रहेगा अबाउट इंडस्ट्रीज एंड ऑल। जो इंडस्ट्रियल वर्कर्स थे उन्होंने नागपुर के अलावा कहीं और ज्यादा संख्या में सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में पार्टिसिपेट नहीं किया क्योंकि जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे वो कांग्रेस के पास चले गए थे। ऐसे में वर्कर्स दूर ही थे उनसे। बट स्टिल कुछ वर्कर्स ने बॉयकॉट किया फॉरेन गुड्स का, अपनी लो वेजेस और पुअर वर्किंग कंडीशन के खिलाफ आवाज उठाई। बट कांग्रेस वर्कर्स की डिमांड को मुद्दा नहीं बनाना चाहती थी क्योंकि उससे इंडस्ट्रियलिस्ट उनसे दूर जा सकते थे। बट इस सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में वुमेन ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। गांधी जी के सॉल्ट सत्याग्रह के टाइम हजारों महिलाएं अपने घरों से बाहर निकली
ली, उनकी बातें सुनने के लिए। उन्होंने प्रोटेस्ट में पार्टिसिपेट किया, सॉल्ट मैन्युफैक्चर किया और इन सब की वजह से जेल भी जाना पड़ा। गांधी जी की बातें सुन के उनको रियलाइज हुआ कि देश की सेवा करना उनका कर्तव्य है। बट इतना सब करने के बाद भी वुमेन का रोल एज सच सोसाइटी में बदला नहीं। गांधी जी का मानना था कि महिलाओं का काम है घर संभालना, चूल्हा चौका करना और एक अच्छी माँ और अच्छी पत्नी बनना। इसलिए बहुत समय तक कांग्रेस में महिलाओं को कोई महत्वपूर्ण पद नहीं मिला, बट उनकी सिंबॉलिक प्रेजेंस ही चाहती थी कांग्रेस। लिमिट्स ऑफ सिविल डिसोबीडियंस। सारे ग्रुप स्वराज के आइडिया को लेके इंटरेस्टेड नहीं थे। ऐसे ही एक ग्रुप अनटचेबल्स का था जो कि 1930s से खुद को दलित या ऑप्रेस्ड कहने लगे थे। बहुत टाइम तक कांग्रेस ने दलित्स की डिमांड्स को इग्नोर किया क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि अपर कास्ट हिंदूज ऑफेंड हो जाएं। बट गांधी जी ने ये बोला कि जब तक अनटचेबिलिटी नहीं हटेगी तब तक स्वराज की स्थापना नहीं हो सकती। उन्होंने अनटचेबल्स को हरिजन यानी ईश्वर की संतान बताया। उन्होंने सत्याग्रह किया ताकि उनको मंदिरों में पब्लिक वेल्स, टैंक्स, रोड्स और स्कूल्स यूज करने का मौका मिले। भंगी के काम को डिग्निफाई करने के लिए वो खुद टॉयलेट साफ करने लगे और अपर कास्ट को समझाने लगे कि वो अपना हृदय परिवर्तन करे और अनटचेबिलिटी जैसे पाप को ना करे। बट बहुत सारे दलित लीडर्स को गांधी जी का ये सोल्यूशन सही नहीं लग रहा था। उन्होंने अनटचेबल्स को ऑर्गेनाइज किया और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में रिजर्वेशंस की डिमांड की और उन्होंने लेजिस्लेटिव काउंसिल में दलित मेंबर्स के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट की बात की। सेपरेट इलेक्टोरेट में क्या होता है कि अगर कोई सीट सेपरेट इलेक्टोरेट के लिए रिजर्व्ड है तो उस इलेक्शन में उसी कम्युनिटी के लोग खड़े होंगे इलेक्शन के लिए और वोट भी उसी कम्युनिटी के लोग करेंगे। बाकी उस एरिया में अगर कोई दूसरी कम्युनिटी रहती भी है तो उन लोगों को इलेक्शन में पार्टिसिपेशन नहीं मिलेगा, ना ही वो वोट कर सकते हैं। तो इन लीडर्स का मानना था कि अगर अनटचेबल्स की सोशल डिसेबिलिटीज हटानी है तो उनको पॉलिटिकली एम्पावर करना होगा। तो दलित का पार्टिसिपेशन सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में कम ही था, स्पेशली महाराष्ट्र और नागपुर रीजन में, क्योंकि यहाँ पे इनकी ऑर्गेनाइजेशन काफी स्ट्रांग थी। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने डिप्रेस क्लासेस एसोसिएशंस बनाए दलित्स के लिए 1930 में और ये भी गए थे गांधी जी के साथ सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में और वहां जाके गांधी जी के साथ काफी वाद विवाद भी हुआ जब इन्होंने दलित के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट की मांग की और अंग्रेजों ने अम्बेडकर जी की बात मान ली और दलित को सेपरेट इलेक्टोरेट दे दिए। तो गांधी जी से बहुत नाराज हुए और वो आमरण अनशन पे बैठ गए। वो नहीं चाहते थे कि दलित के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट हो क्योंकि उसकी वजह से सोसाइटी में और भी अलगाव होगा। फिर अम्बेडकर ने गांधी जी की बात मानी और दोनों के बीच में पूना पैक्ट साइन हुआ सितंबर 1932 में। इस पैक्ट में डिप्रेस क्लासेस के लिए सीट्स रिजर्व की गई प्रोविंशियल और सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में। तो रिजर्व सीट्स में क्या था कि इलेक्शन के लिए खड़े होंगे दलित्स, बट उनको वोट सब कोई कर सकता है। दलित्स के अलावा जो दूसरा ग्रुप था जिसने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखाया वो थे मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशंस। जब खिलाफत मूवमेंट खत्म हुआ तो कांग्रेस ने जिस इशू को लेके मुस्लिम्स का सपोर्ट पाना चाहा था उसका कोई रिजल्ट नहीं निकला, जिसकी वजह से मुस्लिम्स कांग्रेस से थोड़ा दूर ही थे। और मुस्लिम लीग जो कि पहले ही बन चुकी थी 1906 में, बट जब खिलाफत इशू बहुत ज्यादा पावरफुल हो रहा था और कांग्रेस उसको इशू बना रही थी तो मुस्लिम लीग की पावर थोड़ी कम हो गई थी। तो खिलाफत मूवमेंट की खत्म होने के बाद वापस से मुस्लिम लीग ज्यादा पावरफुल हो गई, जिसकी वजह से मुस्लिम यूथ उसमें इंटरेस्ट दिखाने लगे। इन रिस्पॉन्स हिंदू नेशनलिस्ट ग्रुप्स बनने लगे जैसे हिंदू महासभा एंड ऑल, और इसकी वजह से हिंदू मुस्लिम की टेंशन बढ़ने लगी। कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने 1927 में एक अलायंस बनाना चाहा ताकि वो दोनों साथ में मिलकर ब्रिटिश के सामने कॉमन डिमांड रख सकें। बट दोनों के बीच में ये प्रॉब्लम आ रही थी कि इलेक्शन में सीट्स का बंटवारा कैसे हो, कितनी सीट्स किसको मिलनी चाहिए। मुस्लिम्स को ऑलरेडी सेपरेट इलेक्टोरेट मिला हुआ था तो कांग्रेस चाहती थी कि सबका जॉइंट इलेक्टोरेट हो, सेपरेट इलेक्टोरेट ना हो। बट बहुत नाटक के बाद मोहम्मद अली जिन्ना जॉइंट इलेक्टोरेट के लिए रेडी हुए, बट इनकी कुछ डिमांड्स थी। जैसे वो चाहते थे कि सेंट्रल असेंबली में मुस्लिम्स के लिए 1/3 सीट्स रिजर्व की जाए और बंगाल और पंजाब में जितनी मुस्लिम पॉपुलेशन है उसके हिसाब से सीट्स मिले। कांग्रेस ने मुस्लिम लीग की ये बात नहीं मानी और मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच में डिफरेंस हमेशा के लिए बढ़ गया। सेंस ऑफ कलेक्टिव बिलोंगिंग। नेशनलिज्म तब फैलता है जब लोगों में ये भावना आती है कि हम सब एक ही देश के निवासी हैं, कि भले ही हम सब अलग अलग लैंग्वेजेस बोलते हैं बट एक चीज है जो हम सबको कनेक्ट करती है। और जैसे कि हमने देखा कि नेशन को पर्सोनिफाई किया जाता है हर जगह, यानी नेशन को एक पर्सन के जैसा रिप्रेजेंट किया जाता था। 20th सेंचुरी में
जब भारत में राष्ट्रवाद बढ़ने लगा तब हमारे देश की पहचान भारत माता से की जाने लगी। भारत माता की छवि सबसे पहले बनाई थी बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने। उन्होंने भारत माता की सराहना में लिखा वंदे मातरम और बाद में इस गीत को उन्होंने अपनी नॉवल आनंद मठ में इंक्लूड किया। और 1905 में जब स्वदेशी मूवमेंट चला तब वंदे मातरम बढ़ चढ़ के लोगों ने गाया। ये सबको देख के अवनींद्रनाथ टैगोर ने भारत माता की पेंटिंग बनाई। इस पेंटिंग में भारत माता को सेज या साधु जैसे दिखाया गया है। वो काम, कंपोज, डिवाइन और स्पिरिचुअल दिख रही हैं। इसके बाद भारत माता को अलग अलग रूप दिए आर्टिस्ट ने और भारत माता के प्रति जो श्रद्धा रखता था उसको राष्ट्रवादी माना जाने लगा। ब्रिटिश हिस्टोरियंस ये दिखाना चाहते थे कि ब्रिटेन के आने से पहले हमारे यहाँ के राजा आपस में लड़ते ही रहते थे और इंडिया एक ब्रिटिश के टाइम पे हुआ था। उसके पहले ये सब अलग अलग था। ब्रिटेन को हमारी यूनिटी से ज्यादा हमारी डाइवर्सिटी दिखती थी जिसको उन्होंने बहुत फायदा उठाया। पर इंडिया को समझने के लिए या ये जानना बहुत जरूरी है कि हमारा इतिहास हजारों साल पुराना है। 19th सेंचुरी के आखिर में जो नेशनलिस्ट थे उन्होंने बात जो गाते थे और गाँव-गाँव जाके फोक सॉन्ग्स और लेजेंड्स जो थे उन सबको कलेक्ट करना शुरू किया। उनका मानना था कि ये सब इंडिया के रियल कल्चर के बारे में बताते हैं क्योंकि इनको ब्रिटिश ने अभी तक करप्ट नहीं किया है। तो इन सब को जानकर हम खुद को, अपने इतिहास को, अपने देश को अच्छे तरीके से जान सकते हैं। बंगाल में इसे कलेक्ट करने का काम रविंद्रनाथ टैगोर ने किया। मद्रास में नतेशा शास्त्री ने 4 वॉल्यूम का कलेक्शन रिलीज किया, फोकलोर ऑफ सदर्न इंडिया नाम का, जिसमें तमिल फोक टेल्स थे। ऐसे ही हमारे देश के लिए अलग अलग फ्लैग बन रहे थे। जैसे बंगाल में जब स्वदेशी मूवमेंट हुआ उस टाइम पे तिरंगा झंडा बनाया गया था। इस फ्लैग में 8 लोटस बने हुए थे जो इंडिया की 8 प्रोविंसेस को दर्शाते थे। फिर 1921 में गांधी जी ने एक नया फ्लैग बनाया, स्वराज फ्लैग। एक और तरीका जो यूज किया नेशनलिज्म बढ़ाने के लिए वो था री इंटरप्रिटेशन ऑफ हिस्ट्री। 19th सेंचुरी के अंत तक लोगों को लगने लगा कि अगर हमें खुद पे गर्व करना है तो उसके लिए सबसे पहले जो हिस्ट्री हमें पढ़ाई जा रही है उसको अलग ढंग से पढ़ना पड़ेगा। ब्रिटिशर्स हमें बैकवर्ड और प्रिमिटिव समझते थे और वो ये मानते थे कि हम अपने आप को रूल नहीं कर सकते थे। तो उसके रिस्पॉन्स में इंडियंस अपने पास्ट को और अच्छे से समझने लगे और जानने लगे कि हमारा इतिहास कितना पुराना है और हमने कितनी एरियाज में प्रोग्रेस किया था, बीट आर्ट एंड आर्किटेक्चर, साइंस, मैथमेटिक्स, रिलीजन एंड कल्चर, लॉ एंड फिलोसफी, क्राफ्ट्स एंड ट्रेड। उसके बाद डिक्लाइन होना शुरू हो गया जब से हमारी कंट्री कॉलोनाइज हुई। तो नेशनलिस्ट ने बताया लोगों को कि कैसे इंडिया पहले एक ताकतवर देश था जो कई एरियाज में विश्व गुरु था। तो वापस से अगर हमें वही प्रोग्रेस चाहिए तो हमें इंडिया को ब्रिटिश रूल से आजादी दिलानी होगी। सो फाइनली सबकी हेल्प से हमारा देश आजाद हो गया। And it is the end of the video. I hope आपको ये वीडियो समझ में आया हो। If you like the video, give it a big thumbs up. All the very best for your exam. Take care. Bye.